नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है बिल ऑफ एक्सचेंज ड्राइंग एंड एक्सेप्टेंस। यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज कौन ड्रॉ कर सकता है और एक्सेप्टेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं कि कोई सेलर है ABC प्राइवेट लिमिटेड जो फैब्रिक सेल कर रहा है टू द बायर XYZ रिटेल को। ठीक है, पेमेंट कितना करना होगा? 2 लाख का। बट पेमेंट जाना किसको है? PQR फाइबर्स को। मींस ये बेचने वाला है, इसको माल बेचा जा रहा है और ये चाहता है कि 2 लाख की पेमेंट करनी है इसको। अब इसमें कौन कौन सी पार्टी का क्या क्या रोल है वो देखते हैं। बिल को बनाने वाला कौन है? ABC प्राइवेट लिमिटेड, जिसको हम ड्रॉर बोलेंगे या मेकर भी बोलेंगे। पेमेंट किसने करना है? वो है XYZ रिटेल, जिसको ड्रॉई है, जो कि लायबल है पेमेंट करने के लिए। पेमेंट जाएगा किसको? बेनिफिशियरी कौन होगा? वो है PQR फाइबर्स, जो कि पेई है, बेनिफिशियरी है। अब दोस्तों आगे देखते हैं कि जो ड्रॉर है इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या है। मींस ड्रॉर बनने के लिए क्या करना होगा हमें। ठीक है, ड्रॉइंग द बिल ऑफ एक्सचेंज, कैपेसिटी टू ड्रॉ। वो पर्सन जो कि कॉम्पिटेंट है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो कोई भी पर्सन जो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है वो एलिजिबल है बिल ड्रॉ करने के लिए। उसमें मेन कंडीशंस क्या आती हैं? वो मेजर होना चाहिए, 18 ईयर्स के अबव, साउंड माइंड होना चाहिए, वो मेडिकली अनफिट नहीं होना चाहिए और किसी भी कोर्ट ने उसको डिसक्वालीफाई ना करा हो। अगर कोई माइनर हो, मींस 18 ईयर से कम है, वो बिल ड्रॉ कर सकता है बट उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी नहीं रहेगी। कल को उसको बोला नहीं जाएगा कुछ पेमेंट करने के लिए। अगर कोई बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, वो भी एलिजिबल होते हैं बिल ड्रॉ करने के लिए अपने ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू, बट प्रोवाइडेड उनके जो इंटरनल रूल्स हैं, जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, उसमें मेंशन हो कि बिल ऑफ ड्रॉ करा जा सकता है, उसमें एलिजिबिलिटी मेंशन होनी चाहिए। तो ये तो हो गया था कि बिल ड्रॉ कौन कर सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि एक्सेप्टेंस किसके पास होगा, एक्सेप्ट कौन करेगा। ठीक है दोस्तों, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि जब बिल ड्रॉ कर दिया, अब ड्रॉर चाहेगा कि बिल साइन करा जाए। मींस द एक्सेप्टेंस मतलब जो ड्रॉई है वो बिल को साइन करेगा, जिसमें अपनी वो विलिंगनेस शो करता है कि उसने जो कंडीशंस मेंशन थी पेमेंट की, उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि पेमेंट करने की मेच्योरिटी पे। ठीक है, वो अपने सिग्नेचर करता है बिल के ऊपर, तो अब वो लायबल हो गया पेमेंट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, जब ड्रॉई दी वन डायरेक्टेड टू पे, जिसको डायरेक्शन दी जा रही है पेमेंट करने की, उसको हम ड्रॉई भी बोलते हैं। जब वो बिल एक्सेप्ट कर ले एक बार, तो वो एक्सेप्टर बन जाता है। ठीक है, अगर किसी एक्सेप्टर के साथ किसी और पार्टी का नाम भी लिखा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। वो स्पेशली मेंशन करना पड़ता है कि ये ड्रॉई इन केस ऑफ नीड है। उसकी जरूरत तब पड़ती है अगर एक्सेप्टर जो है वो बिल को एक्सेप्ट करने के लिए रिफ्यूज कर देगी कि भाई मैं ये बिल एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मुझे ये टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं फुलफिल, वो रिफ्यूज कर दे, तो उस केस में हम बिल को एक्सेप्ट करवाने के लिए किसी और का नाम लिख सकते हैं और स्पेशली मेंशन करते हैं कि ये है ड्रॉई इन केस ऑफ नीड होगा। बिफोर एक्सेप्टेंस ओनली द ड्रॉर एंड इंडोर्सर्स आर लायबल। अगर जब तक एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, ड्रॉई की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो बिल को ड्रॉ करने वाला है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और बिल जिनको इंडोर्स करा गया है। आगे जाके हम देखेंगे इंडोर्समेंट क्या होता है, अभी तक यही आप समझ लो। इंडोर्समेंट मीन्स जब बिल किसी और को ट्रांसफर करा जाता है पेमेंट करने के लिए। ओके, एंड बट जब एक बार एक्सेप्टेंस हो गया तो ड्रॉई बिकम्स द एक्सेप्टर। ड्रॉई बन गया एक्सेप्टर, जो कि लीगल टर्म है एक्सेप्टर, और ये इसकी ड्यूटी है पेमेंट करने की। ठीक है, प्राइमरी लाइबिलिटी ड्रॉई की होगी। अब दोस्तों एक और चीज है कि अगर बिल को मेच्योरिटी के बाद एक्सेप्ट करा जाए, फॉर एग्जांपल ड्रॉई एक्सेप्ट करता है मेच्योरिटी के बाद, तो उसकी अब फिर मेच्योरिटी डेट क्या होगी? ठीक है, तो मेच्योरिटी डेट होगी उसी टाइम पे करना पड़ेगा जब ये बिल उसको डिमांड पे प्रस्तुत करा जाए।
जब भी जो बिल जिसके पास है, जब भी वो प्रेजेंट करेगा ड्रॉई के पास, वही डेट मेच्योरिटी की हो जाएगी अगर बिल आफ्टर मेच्योरिटी एक्सेप्ट किया जाता है। बट अगर वो बिफोर मेच्योरिटी एक्सेप्ट होता है तो पेमेंट का ड्यू डेट होगा मेच्योरिटी वाला ही। ओके, आगे देखते हैं। अपॉन डिसऑनर बाय द एक्सेप्टर, अगर बिल डिसऑनर होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? द एक्सेप्टर इज प्राइमरी लायबल, मींस अगर मेच्योरिटी पे पेमेंट नहीं होता तो एक्सेप्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, वाइल द ड्रॉर एंड इंडोर्सर्स आर सेकेंडरी लायबल, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकेंडरी है। नो डाउट अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होगा तो कोर्ट में तो ये भी जाएंगे। ठीक है, बट क्योंकि बिल एक्सेप्ट हो चुका है तो प्राइमरी लाइबिलिटी एक्सेप्टर की होगी। ठीक है, इसमें एक कंडीशन होता है, अगर डिसऑनर हो तो जितनी पार्टीज कंसर्न है उनको नोटिस ऑफ डिसऑनर दिया जाता है। इफ ड्रॉई अवॉइड्स लाइबिलिटी बाय नॉट एक्सेप्टिंग द बिल, ओके, रिकवरी कैन बी डन अंडर द वेरियस इंडियन लॉज। समटाइम्स दोस्तों क्या होता है कि ड्रॉई जानबूझकर बिल एक्सेप्ट नहीं करता। नो डाउट उसने माल लिया होता है, पैसे देने बनते हैं, बट जब उसको बिल भेजा जाता है वो जानबूझ के बिल एक्सेप्ट नहीं करता है, तो इसको भी डिसऑनर बोलेंगे ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। उस केस में ये नहीं होगा कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग गया, सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर उसकी प्रोसीडिंग्स नहीं चलेंगी। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये बिल ऑफ एक्सचेंज को डील करता है, बट उसमें उसकी प्रोसीडिंग्स नहीं चलेंगी। बट और बहुत सारे इंडियन लॉज हैं जिसके अंदर उस पर कोर्ट केस करके रिकवरी ली जा सकती है, उसको लायबल ठहरा के। ठीक है, वो डिफरेंट लॉज होंगे, बट एनआईए के अंडर वो प्रोसेस नहीं होगा। एक चीज दोस्तों आती है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस क्या है? समटाइम्स ड्रॉर ने बिल भेजा तो अब वो चाहता है कि ड्रॉई जो है उसको सारी कंडीशंस वो नहीं मानना चाहता। उसमें से जैसे मेच्योरिटी की कंडीशन है वो नहीं मानना चाहता, वो थोड़ा टाइम डिले चाहता है, अमाउंट नहीं उसको ठीक जच रहा है। ठीक है, जो पेबल प्लेस है वो नहीं ठीक है, या आप कह सकते हो कि और कोई कंडीशंस वो अपनी डालना चाहता है। तो अगर कुछ ऐसी कंडीशंस वो मेंशन करके एक्सेप्टेंस देता है तो उसको बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मतलब जो ओरिजिनल टर्म्स एंड कंडीशन है उस केस में वो ऑल्टरेशन कर रहा है तो इसको आएगा, ये कैटेगरी आ जाएगी क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस की। बट उसमें एक चीज जरूरी है, अगर वो होल्डर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस करता है तो, बट अब सेकंड पार्टीज कौन थी इसमें? ड्रॉर्स और इंडोर्सर्स। ठीक है, अब ड्रॉर और इंडोर्सर को उसको बताना पड़ेगा कि भाई जो बिल है वो एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करागा, वो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस हुआ है उस बिल का। अगर वो ऐसा नहीं करता तो ड्रॉर एंड इंडोर्सर्स की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि अब ओरिजिनल टर्म्स एंड कंडीशन ही चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, अब अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होगा तो उसको सीधे का सीधा किससे डील करना पड़ेगा? एक्सेप्टर के साथ। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एक्सेप्टेंस आता है जनरल एक्सेप्टेंस। जनरल एक्सेप्टेंस के केस में पूरी की पूरी लाइबिलिटी एक्सेप्टर की होती है। ठीक है, नो डाउट इंडोर्सर्स एंड ड्रॉर्स भी लायबल है, बट वो सेकेंडरी लायबल होंगे। जनरल एक्सेप्टेंस में एज इट इज बिल को एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी आती है, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज मल्टीपल पार्ट्स में ड्रॉ करा गया है जिसको सेट बोलते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि एक बिल की 3-4 कॉपीज होती हैं। ठीक है, अब वो एक्सेप्टर के पास भेज दिया गया, एक कोरियर के थ्रू भेजा गया, एक किसी और चैनल के थ्रू, एक बाय हैंड भेजा गया, बट एक्सेप्टर ने क्या करा, एक से ज्यादा पार्ट एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, अब वो पार्ट उसे नेगोशिएट भी कर दिए। दोस्तों आगे नेगोशिएशन में आपको समझाऊंगा क्या होता है कि बिल को हम किसी और को हैंड ओवर कर देते हैं, सेल कर देते हैं कुछ पैसा लेके किसी और पार्टीज को। अब वो दो जैसे अलग सेट थे और वो डिफरेंट पीपल को नेगोशिएट कर दिए गए। ठीक है, तो उस केस में जो एक्सेप्टर है, ड्रॉई है, वो ये नहीं बोल सकता कि भाई बिल तो सेम था तो मैं एक के साथ ही लायबल हूं, वो सारे पार्ट्स के लिए ही लायबल होगा। नेक्स्ट आ जाता है एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर।
एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर के केस में क्या है, इफ अ बिल इज नॉट एक्सेप्टेड एंड इज प्रोटेस्टेड, अगर किसी बिल को एक्सेप्ट नहीं करा गया एंड उसके बाद प्रोटेस्ट कर दिया गया, मींस जो डिसऑनर का प्रोसेस फॉलो कर दिया गया, एनी पर्सन विद द होल्डर्स कंसेंट, कोई भी और बंदा पर होल्डर की कंसेंट के साथ वो बिल एक्सेप्ट कर सकता है टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ द ड्रॉअर। दोस्तों होता क्या है, सपोज ए ने बिल इशू करा, ठीक है, बी की फेवर में, ओके। अब एक रिप्यूटेड फर्म है, रिप्यूटेड फर्म है, इस बी ने पेमेंट करना है, मेच्योरिटी पे बी ने पेमेंट नहीं करा, बिल डिसऑनर हो गया, प्रोटेस्ट हो गया। अब उससे ए की इमेज भी खराब होती है मार्केट में कि ए जो कंपनी है इसके बिल पेमेंट नहीं हो रही, इसके हो सकता है प्रोडक्ट्स में इशू हो कोई। तो ये इमेज को बचाने के लिए क्या होता है, कोई बंदा सी आता है, ठीक है, जिसके पास बिल होगा उससे बात करेगा, वो बोलेगा कि यार चलो कोई बात नहीं, मैं इसकी पेमेंट कर देता हूं खुद ही, सॉरी पेमेंट नहीं कर देता हूं, मैं बिल एक्सेप्ट कर देता हूं। और वो क्लियरली मेंशन करता है उस पे कि एक्सेप्टेड फॉर द ऑनर, वो उस पे एक प्रॉपर लिखेगा कि मैंने फॉर द ऑनर एक्सेप्ट करा है, ठीक है। एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर मस्ट बी इन राइटिंग, क्लियरली मेंशन इट इज फॉर ऑनर, ये फॉर ऑनर एक्सेप्ट करा गया है, एंड स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किसका ऑनर प्रोटेक्ट करा जा रहा है, क्या किसी इंडोर्सर का है या ड्रॉर का है, ये दो चीजें उसमें मेंशन करनी पड़ेंगी। फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर एंड सेकंड इज, ये वर्ड मेंशन करना पड़ेगा, एंड सेकंड इज कि नेम ऑफ द पर्सन जिसका ऑनर प्रोटेक्ट करा गया है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस क्या चीज है, ये क्या मतलब होता है, ठीक है। एक तो आपने देख लिया था कि जब ड्रॉअर बिल ड्रॉ करेगा तो उसको ड्रॉई के पास भेजना पड़ता है। प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस का मतलब होता है इट इज द एक्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द बिल टू द ड्रॉई टू ऑब्टेन देयर एक्सेप्टेंस टू फिक्स द मेच्योरिटी डेट। सपोज ए ने बिल ड्रॉ करा, ठीक है, बी इसमें ड्रॉई है, तो प्रेजेंटमेंट आ जाएगा, वो उसके सामने पेश कर रहा है बिल, ओके, पेमेंट करने के लिए। ये जरूरी है क्योंकि इसी के द्वारा, नहीं तो कल को ड्रॉई बोल सकता है कि मेरे पास तो बिल तो आया ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं करा गया, तो मैं एक्सेप्ट क्या करूं। इसी वजह इसको बोलते हैं हम प्रेजेंटमेंट। बट अब इस हर केस में ये जरूरी भी नहीं है। इफ अ बिल इज पेबल आफ्टर साइट, अगर बिल आफ्टर साइट पेबल है, मींस आफ्टर साइट का मतलब जब ड्रॉई चेक कर लेगा, देख लेगा, तो इट मस्ट बी शोन प्रेजेंटेड टू द ड्रॉई, उसी केस में एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड है, ठीक है, और किसी बिल में रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ आफ्टर साइट बिल्स में ही प्रेजेंटमेंट जरूरी होती है और किसी केस में जरूरी नहीं है। बट मेच्योरिटी कब शुरू होगी इस केस में, आफ्टर एक्सेप्टेंस, जिस डेट को एक्सेप्टेंस हो जाएगा उसके बाद से मेच्योरिटी शुरू हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर साइड एक 200 कैटेगरी आती है एट साइड बिल की, जिसको हम या ऑन प्रेजेंटमेंट भी बोलते हैं, उसको हम डिमांड बिल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस केस में प्रेजेंटमेंट चाहिए नहीं है, इट रिक्वायर्स नो प्रेजेंटमेंट, इट बिकम्स पेबल व्हेन डिमांडेड। जब भी बिल का होल्डर ये बिल प्रेजेंट करेगा वही डेट इसकी ड्यू डेट हो जाएगी, मेच्योरिटी डेट हो जाएगी, इसको स्पेशल कोई प्रेजेंटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस इज नॉट नीडेड फॉर द बिल्स पेबल ऑन डिमांड, ऑलरेडी बता दिया है कि ऑन डिमांड में नहीं चाहिए होगा, सिर्फ एट साइट बिल में चाहिए होगा, सॉरी आफ्टर साइट बिल में, ठीक है। और आफ्टर डेट बिल्स, दोस्तों आफ्टर डेट बिल क्या होता है कि जो पेबल डेट ऊपर, सॉरी जो डेट ऑफ ड्रॉन है, ठीक है, उसके बाद की, फॉर एग्जाम्पल आपका लिखा गया है कि 90 डेज आफ्टर डेट, तो उसका मतलब है कि 90 दिन जिस डेट को बिल ड्रॉ करा गया उसके बाद से, ठीक है। बट इट इज रिक्वायर्ड इफ द बिल सेज सो और इफ द एक्सेप्टेंस इज नीडेड टू फिक्स द ड्यू डेट। प्रेजेंटमेंट चाहिए होगी, किसी केस में नहीं चाहिए, सिर्फ आफ्टर साइट बिल में चाहिए, या ये चाहिए होगी अगर आप कोई बिल में ही कंडीशन मेंशन कर दो।
सपोज आपने कोई भी बिल ड्रॉ करा, चाहे वो आफ्टर डेट है, चाहे वो एट साइट है, कोई भी, आपने उसमें मेंशन कर दिया है कि भाई ये बिल पेएबल होगा प्रेजेंटमेंट के बाद, तो उस केस में प्रेजेंटमेंट जो है वो मैंडेटरी हो जाएगा। बाकी और किसी बिल में वो रिक्वायर्ड नहीं है, स्पेशल सिर्फ एक केस में, या तो वो आफ्टर साइट बिल हो, ठीक है, या आफ्टर साइट बिल हो, या कोई वो बिल खुद बोल रहा हो, बिल की कंडीशंस बोल रही हो कि प्रेजेंटमेंट जरूरी है, या वो बिल तब चाहिए होगा। अब देखते हैं कैपेसिटी टू एक्सेप्ट, कौन कौन इसको एक्सेप्ट कर सकता है। दोस्तों, एक्सेप्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, बिकॉज ये लाइबिलिटी फिक्स कर देता है ड्रॉई की। जिसने एक्सेप्ट करा है उसकी लाइबिलिटी फिक्स हो जाएगी। अब देखना पड़ेगा कि कौन कौन एक्सेप्ट कर सकता है। कॉम्पिटेंट पर्सन एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि मेजर होगा, 18 साल से अबव, साउंड माइंड हो, मेडिकली अनफिट ना हो, किसी अथॉरिटी ने, कोर्ट ने उसको डिसक्वालीफाई ना करा गया हो। एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, बिकॉज इसमें लाइबिलिटी फिक्स होती है। देयरफॉर जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग जो कॉम्पिटेंट है वो ही कर सकता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस भी इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट उनके सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन ही होंगे, ठीक है, जिनको उन्होंने अपने जो इंटरनल रूल्स है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसमें मेंशन होना चाहिए कि एक्सेप्टेंस होगा, तभी एक्सेप्टेंस अलाउड है, अदरवाइज अलाउड नहीं है। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि वो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे एमसीक्यूज के लिए बनाई गई होगी। सो डोंट मिस इट। थैंक यू।